अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब ठीक होंगे। सो वेलकम बैक टू द ग्रामर ऑफ साइंस एंड वी आर हेयर टू द लास्ट पार्ट ऑफ सेकंड चैप्टर दैट इज़ द सर्कुलेटरी सिस्टम। तो प्रीवियसली हमने स्टूडेंट्स पूरे हार्ट की सर्कुलेशन के बारे में पढ़ा और किस तरह से ब्लड जो है सर्कुलेट होता है ऑल ओवर द बॉडी और क्या डिफरेंस है बिटवीन द पल्मोनरी आर्टरी एंड पल्मोनरी वेन। एंड टुडे वी आर गोइंग टू गो विद द ओके, प्रीवियसली हमने वाल्व्स को स्टडी किया और फिर हमने ब्लड की सर्कुलेशन के किस तरह से ऑक्सीजनेटेड एंड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड डिफरेंशिएटेड है इनसाइड द हार्ट एंड इन द बॉडी। फिर हमने एट्रियल सिस्टम और वीनस सिस्टम को डिस्कस किया। सो टुडे वी आर गोइंग टू गो विद सर्कुलेशन ऑफ ब्लड और इसमें हम ये देखेंगे कि हमारी बॉडी में कितनी तरह की सर्कुलेशन हो रही है और किस किस तरह से हो रही है। तो अगर यहाँ पे हम ये देखें तो पहले जो आपकी बुक्स आती थी उनमें ये कहा जाता था कि टोटल इन ऑल देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सर्कुलेशंस। एक रिलेट कर रही है पूरे सिस्टम को, यानी कि पूरा सिस्टम जिसको हम सिस्टमिक सर्कुलेशन भी कहते थे, और एक जो है वो लंग्स से रिलेट करिए, यानी हार्ट कहाँ कहाँ सर्कुलेशन भेज रहा है, या तो वो पूरी बॉडी में भेज रहा है या तो वो लंग्स को भेज रहा है। ठीक हो गया। अगर वो लंग्स को भेज रहा है तो लंग्स के लिए हम जो लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं वो पल्मोनरी का है, जिस तरह से हम किडनी के लिए रीनल का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, हार्ट के लिए कोरोनरी का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, लिवर के लिए हेपेटिक का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, बिल्कुल इसी तरह लंग्स के लिए पल्मोनरी का लफ्ज़ यूज़ होता है। तो पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन होगी जो हार्ट और लंग्स के दरमियान होगी। वजह क्या है कि हार्ट ने डीऑक्सीजनेटेड ब्लड देना है, यहाँ से ब्लू कलर आपको शो हो रहा है, यहाँ पर ऑक्सीजन होगी, ऑक्सीजनेशन होगी, ऑक्सीजन अंदर आएगी, ब्लड के साथ मिलेगी एंड देन ऑक्सीजनेटेड ब्लड वापस हार्ट को मिल रहा है रेड एरोज की फॉर्म में। तो ये पल्मोनरी सर्कुलेशन को हम पढ़ रहे हैं। पल्मोनरी सर्कुलेशन वो सर्कुलेशन है जो हार्ट और इस लंग्स के दरमियान होगी। ठीक। दूसरी सर्कुलेशन क्या है कि जो हार्ट बॉडी के साथ एसोसिएटेड है। अब हार्ट क्या कर रहा है, पूरी बॉडी को ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड प्रोवाइड कर रहा है। देखिए हार्ट ने ये रेड एरोज जो हैं ये ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी को दे रहा है और ये बेसिकली एक फ्लो डायग्राम है। आपकी बॉडी में ऐसा नहीं हो रहा है, ऐसा मत समझिएगा कि हार्ट के ऊपर जो लंग्स है और नीचे बंदा खड़ा हुआ है, ऐसा बिल्कुल ना समझिएगा, क्योंकि हार्ट जो है वो बिल्कुल आपके लंग्स के पास है और पूरी बॉडी के हर ऑर्गन है, जिसमें आप अपर पोर्शन ऑफ योर बॉडी है, लोअर पोर्शन है, पेरिफेरल रीजन है। पेरिफेरल रीजन यानी साइड का रीजन, जहाँ पे आपके कंधे, बाजू और साइड के बॉडी पार्ट्स आ जाते हैं। तो स्टूडेंट्स, जो सर्कुलेशन होगी बिटवीन द हार्ट एंड द बॉडी वो हम सिस्टमिक सर्कुलेशन कहेंगे, वो पूरे सिस्टम में सर्कुलेट हो रही है। ठीक है। अब इस फॉर्म में आप देखिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड पूरी बॉडी के हर सेल तक जा रहा है और हर सेल उस ऑक्सीजन को इस्तेमाल करेगा एनर्जी बनाने के लिए, तो वापस में वो ऑक्सीजन रिच ब्लड ऑक्सीजन डेफिसिट ब्लड में कन्वर्ट हो जाएगा एंड इट विल बी गोइंग बैक टू द हार्ट ताकि ये वापस लंग्स के पास जा सके। ठीक हो गया। तो एक कनेक्शन है बिटवीन द लंग्स एंड द हार्ट, दैट इज पल्मोनरी सर्किट, बिल्कुल जिस तरह से आपका इलेक्ट्रिकल सर्किट होता है फिजिक्स के अंदर, आपकी बॉडी में भी डिफरेंट सर्किट्स हैं। ठीक है। और सेकंड जो है दैट इज सिस्टमिक सर्किट, जो कि आपके हार्ट को आपकी पूरी बॉडी से कनेक्ट कर रहा है। ये प्रीवियस बुक्स में होता था। अभी साइंटिस्ट ने, जो रिसेंट साइंटिस्ट हैं, उन्होंने कन्वर्ट किया है इसको 3 मेन सर्कुलेशन में। पहली सर्कुलेशन तो हमें पता है पल्मोनरी है, जो कि लंग्स और हार्ट को रिलेट करी है। सेकेंड सर्कुलेशन इज़ सिस्टमिक, जो कि आपकी बॉडी एंड हार्ट को करी है। तो तीसरी सर्कुलेशन कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी सर्किट कहलाएगी, क्योंकि हार्ट के अपने सेल्स को भी तो ऑक्सीजन रिच ब्लड चाहिए, हार्ट के अपने सेल्स भी तो एनर्जी प्रोड्यूस कर रहे हैं, उन्हें भी तो खुराक चाहिए फॉर बीटिंग एंड पंपिंग। तो उसके लिए थर्ड टर्म यूज़ हुई है कोरोनरी सर्कुलेशन या कोरोनरी सर्किट। ठीक हो गया। तो फर्स्ट वन इज़ पल्मोनरी, सेकेंड वन इज सिस्टमिक एंड थर्ड वन इज़ कोरोनरी। कोरोनरी रिलेटेड टू हार्ट है, ये हार्ट के अपने सेल्स को प्रोवाइड करेगा ऑक्सीजनेटेड ब्लड, फिर वो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की फॉर्म में वापस जो है वो उसी तरह लंग्स के पास चला जाएगा। ठीक हो गया। तो अगेन सर्कुलेशन में ऐड हो जाएगा। अब पूरी बॉडी में इसका काम क्या है, ये काम ये है कि ये ऑक्सीजन और गुड न्यूट्रिएंट्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हों और जो बैड जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, आपको पता है कि आपकी बॉडी के अंदर हर जगह पे हर सेल के अंदर ऑक्सीजन रिच ब्लड जा रहा है और उस ऑक्सीजन ने आपके खाने को तोड़ना है, खाना टूटेगा, उससे एनर्जी निकलेगी, पीछे वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा और कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी। तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड रिच ब्लड है उसने वापस जो है वो लंग्स तक आना है ताकि ऑक्सीजन रिच अगेन बन सके और पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो सके। बिल्कुल इसी तरह से वेस्ट प्रोडक्ट ने आपकी या तो किडनी के अंदर जाना है या आपके लिवर के अंदर जाना है ताकि वो आपकी बॉडी में एलिमिनेट हो सके। ठीक है, वो जो जहरीला मवाद है। ओके, तो यहाँ पर हम इसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। आप इस तरह की स्ट्रक्चर भी बना लेंगे तो ये भी आपके लिए मोर देन गुड होगा। यहाँ पर ये लंग्स हैं, सेंटर में हार्ट है और नीचे आपकी बॉडी के ऑर्गन्स शो हो रहे हैं। ठीक हो गया।
अब इन ऑर्गन्स को देखें तो यहाँ पर ये जो सारा हार्ट है, ये सारा एओर्टा के थ्रू जो है वो पूरी बॉडी में ब्लड सर्कुलेट करता है और ये वापस जा रहा है। हार्ट का जो लोअर पोर्शन है, अपर पोर्शन, हमने सुपीरियर वेना कैवा इन्फीरियर वेना कैवा पढ़ा था, उसके थ्रू ये जा रहा है हार्ट के अंदर, और हार्ट अगेन इसको पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू लंग्स तक भेज रहा है और लंग्स इसको पल्मोनरी वेन्स के थ्रू वापस हार्ट तक भेज रहे हैं। तो ये पूरा सर्कुलेशन हम पहले बार बार पढ़ चुके हैं, इसलिए मैं इसकी डिटेल में जाया है आगे चलती हूँ। तो स्टूडेंट्स, हमारे पास कौन सा मटेरियल है जो कि ये ब्लड ट्रांसपोर्ट कर रहा है? मैं बिल्कुल अलाइंड हूँ आपकी बुक के साथ, ठीक है। आपकी बुक में जो जो हेडिंग्स हैं मैं उन्हीं हेडिंग्स को लेके यहाँ पे चल रही हूँ। सो यू डोंट नीड टू वरी अबाउट दैट कि मैं बुक से बहुत ज़्यादा एक्स्ट्रा पढ़ा रही हूँ या मैं बुक को फॉलो नहीं कर रही। आप साथ साथ देखेंगे तो बुक के साथ साथ यही हेडिंग्स अलाइंड होंगी। डियर स्टूडेंट्स, हमारी बॉडी के अंदर फूड की डाइजेशन हो रही है और उस फूड के डाइजेशन के प्रोसेस में हमारे पास बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसा कि कार्बोहाइड्रेट हो गया, विटामिन हो गया, जिनको हम मैक्रो मॉलिक्यूल भी कहते हैं, प्रोटीन हो गया, लिपिड्स हो गया। जब हम उनको तोड़ते हैं, यानी कि जो हमारे डाइजेशन के प्रोसेस के अंदर वो चीज़ें टूटती हैं, तो वो छोटे कंपाउंड्स में कन्वर्ट होती हैं, जैसा कि ग्लूकोज हो गया, अमाइनो एसिड हो गया, विटामिन, मिनरल्स, वाटर। ये सारी चीज़ें बेसिकली डाइजेस्टेड फूड हैं जो स्मॉल इंटेस्टाइन से लिवर में जाएंगी और लिवर से हार्ट में और हार्ट से पूरी बॉडी में। अब क्या होगा कि ये सारी की सारी ब्लड कैपिलरीज में इन हो जाएंगी और ब्लड कैपिलरीज के थ्रू सेल्स में जाएंगी। तो मटेरियल ब्लड के अंदर पहला जो ट्रैवल कर रहा है वो हमारा डाइजेस्टेड फूड और उसके गुड कंपोनेंट हैं जो कि हर सेल तक जाएंगे और हर सेल उसे इस्तेमाल करेगा, ठीक। अब यही चीज़ अब यहाँ पर एंड पर लिम्फ वेसल का लिखा हुआ है। हमने लिम्फेटिक सिस्टम या लैक्टियल सिस्टम पढ़ा था अपने स्मॉल इंटेस्टाइन के पार्ट में, जहाँ पे हमने विलस या विलाई को पढ़ा था। अगर आपको समझ नहीं आ रहा, आप चैप्टर 1 के लेक्चर को सुन सकते हैं। वहाँ पे हमने ये कहा था लिम्फेटिक सिस्टम ब्लड सिस्टम के साथ साथ रन हो रहा है और हमारी बॉडी का जितना भी एक्स्ट्रा फ्लूइड है वो वापस ब्लड के अंदर ट्रांसपोर्ट करता है। अच्छा, फैटी एसिड इंटर थ्रू लैक्टियल, फैटी एसिड लैक्टियल के थ्रू इंटर होता है, लिम्फ वेसल है और जो हमारी बॉडी के ब्लड वेसल्स में इंटर होकर हमें एनर्जी प्रोवाइड करता है। नेक्स्ट हमारे पास आ गई ऑक्सीजन, और आपको पता है अभी हम बार बार जिक्र कर रहे हैं कि लंग्स जो है वो ऑक्सीजन हमारी नॉस्ट्रिल के थ्रू लेते हैं। वो ऑक्सीजन हमारे ब्लड के साथ मिलती है और रेड ब्लड सेल पिक करते हैं। रेड ब्लड सेल के अंदर हमने पढ़ा था एक कंपोनेंट होता है हीमोग्लोबिन, और हीमोग्लोबिन एक वक्त में 4 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को कैरी कर सकता है। व्हेन इट कंबाइंस विद 4 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, ये पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होगा और हर बॉडी टिश्यू को ये ऑक्सीजन डिलीवर करेगा। नेक्स्ट है कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि हमारी बॉडी के लिए अच्छी नहीं है। ये बाइकार्बोनेट कार्बो अमाइनो हीमोग्लोबिन या डिजॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में रन करती है पूरी बॉडी के अंदर। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि ये या तो बाइकार्बोनेट की फॉर्म में, कार्बो अमीनो हीमोग्लोबिन का मतलब है कि कार्बन हीमोग्लोबिन के साथ जब मिल जाए, ठीक है, कार्बन डाइऑक्साइड हीमोग्लोबिन के साथ मिल जाता है, और इसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड डिजॉल्व फॉर्म में भी ट्रैवल कर रही होती है हमारे ब्लड में। थर्ड जो चीज़ हमारा ब्लड उठा रहा है एज मटेरियल, दैट इज़ एक्सक्रीटरी वेस्ट। अब आपने जो खाना खाया है उसका बाय प्रोडक्ट बनेगा, वेस्ट प्रोडक्ट बनेगा। वो वेस्ट प्रोडक्ट हर सेल अपना देगा इस ब्लड को, और ब्लड जो है वो वापस जो है वो लिवर को देगा। अगर कोई जहरीला मवाद है तो वो डिटॉक्सीफाई होगा स्प्लीन के अंदर या लिवर के अंदर। हार्मोन्स आपकी बॉडी में हर जगह प्रोड्यूस हो रहे हैं। आपको पता है आपके सर से लेकर पाँव तक कुछ ग्लैंड्स हैं, जैसे कि पिट्यूटरी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, पैराथायराइड ग्लैंड, इसी तरह से आप देखें ओवरीज हैं, टेस्टीज हैं, इसी तरह से आप देखें पेंक्रियास के अंदर हार्मोन प्रोड्यूस हो रहे हैं। तो आपकी बॉडी के अंदर एड्रीनल ग्लैंड हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है। तो ये सारे आप इंशाल्लाह एंडोक्राइनोलॉजी पढ़ेंगे तो उसमें भी ये वाजे हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखें तो हार्मोन्स जो हैं वो ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं और अपने स्पेसिफिक टारगेट पे चले जाते हैं। जैसे आपका दिमाग के अंदर एक छोटा सा पी के साइज़ का, मटर के साइज़ का एक ग्लैंड है जिसको हम पिट्यूटरी ग्लैंड बोलते हैं, वो हार्मोन रिलीज़ करता है, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन FSH। FSH ब्लड के थ्रू सर्कुलेट करता हुआ जाता है ओवरीज के पास, ठीक है, अंडेदानियों के पास जहाँ पर एग्स बन रहे हैं। एग्स क्या, FSH क्या करेगा, उन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन को जाके ओवरीज को देगा। ओवरीज उस हार्मोन की स्टिमुलेशन में आके एग्स प्रोड्यूस करेंगी। तो समझ लें कि एक टारगेट सेल है और एक रिसेप्टर है जो रिसीव करेगा और फिर हार्मोन प्रोड्यूस होंगे मज़ीद। तो ये एक इंटरकनेक्टेड सिस्टम है जो कि हमारे ब्लड के थ्रू चल रहा है। याद रखिएगा 2 तरह की रिलीजेस प्रोड्यूस हो रहे हैं। पहले वो हार्मोन्स हैं जो कि हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट करेंगे, और दूसरे वो एंजाइम्स हैं जो हमारे ब्लड के थ्रू ट्रांसपोर्ट नहीं हो सकते। अगर आपको डाइजेस्टिव सिस्टम याद हो तो उसमें हमने ये पढ़ा था कि हमारा लिवर प्रोड्यूस कर रहा है बाइल, और वो बाइल गॉल ब्लैडर के अंदर स्टोर होता है कुछ देर के लिए और वो स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है।
अब बाइल क्या है, अगर बाइल को हम वैसे ब्लड के अंदर रिलीज़ कर देंगे तो हमारी बॉडी नुकसान उठा सकती है। बिल्कुल इसी तरह से हमने ट्रिप्सिनोजेन के बारे में पढ़ा था, वो इनएक्टिवेटेड फॉर्म में पूरी बॉडी में ट्रैवल करता है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म में ट्रैवल करता है, और एक्टिवेटेड फॉर्म में तभी वो आता है जब वो अपने टारगेटेड एरिया पर चला जाता है। ठीक है, वजह यह है कि वो अगर अदर देन इट्स ऑन टारगेट रिलीज़ हो जाए तो वो बॉडी को नुकसान पहुंचा सकता है। तो हार्मोन्स वही ब्लड में रिलीज़ होंगे जो हार्मोन्स ब्लड के अंदर बाकी सेल्स को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। ओके, हमारे ब्लड का एक बहुत इंपॉर्टेंट काम क्या है कि ये थर्मो रेगुलेशन कर रहा है। थर्म कहते हैं हीट को, रेगुलेशन मतलब रेगुलेट कर रहा है। आप समझें इसको इस तरह से कि जैसे ही गर्मियाँ आती हैं आपकी बॉडी पसीना प्रोड्यूस करना शुरू कर देती है जस्ट बिकॉज ऑफ ब्लड। ब्लड क्या करता है, वाटर डिलीवर करता है हमारी स्किन सेल्स को, और स्किन सेल्स उसे एलिमिनेट करते हैं ताकि हमारी बॉडी ठंडी हो सके। इसी तरह से जब आपको बहुत ज़्यादा सर्दी लगती है तो आपके ब्लड सेल्स क्या करते हैं, थर्मो रेगुलेशन स्टार्ट करवा देते हैं। थर्मो रेगुलेशन यानी कि रेगुलेट करना। कैसे, आपको कपकपाहट तारी हो जाती है, आपका जिस्म कांपना शुरू हो जाता है सर्दी की वजह से। तो ये दोनों मैकेनिज़म्स ऐसे हैं जो आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 के आसपास मेंटेन करके रख रहे हैं। ठीक है, तो हीट एक्सचेंज स्किन के थ्रू ये ब्लड ही कर रहा है। तो ये सारे फंक्शंस हैं। अब यहाँ पर देखें तो ये किस तरह से सेल्स के साथ कम्युनिकेट कर रहा है। ऊपर एक ब्लड वेसल्स है, नीचे कुछ सेल्स हैं किसी भी टिश्यू के, किसी भी जगह। अब देखें इस पूरी ब्लड के अंदर से क्या चीज़ अंदर जा रही है इन सेल्स के, वाटर, ग्लूकोज और अमाइनो एसिड्स। इस तरह एक और चीज़ क्या जा रही है, ऑक्सीजन। निकल क्या रहा है बाहर, वेस्ट प्रोडक्ट, वाटर एंड कार्बन डाइऑक्साइड। तो बेसिकली कुछ चीज़ें आ रही हैं, कुछ जा रही हैं। तो ये पिक्टोरियल प्रेजेंटेशन है। नेक्स्ट हम देखते हैं द सेकेंड लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज कॉमन हार्ट डिजीजेज। कार्डियोवैस्कुलर का लफ्ज़ तब इस्तेमाल होता है जब हम कार या कोर यानी कि हार्ट, और वेस्कुलर मतलब वेसल्स यानी आर्टरीज एंड वेन्स, यानी हार्ट और आर्टरीज और वेन्स की कोई बीमारी होगी तो हम इसको कार्डियोवैस्कुलर डिसऑर्डर बोलेंगे। इसमें सबसे पहले आ जाती है कोरोनरी हार्ट डिजीज़। कोरोनरी हार्ट डिजीज़ में दो टाइप्स हैं। पहली टाइप इज़ नोन एज आर्टीरियोस्क्लेरोसिस। आर्टीरियोस्क्लेरोसिस कहते हैं आर्टरीज जब हार्डन हो जाएं, आर्टरीज जब सख्त हो जाएं। जब आर्टरीज सख्त होती हैं तो अपने अंदर से ब्लड को मूव नहीं कर सकती। देखिए हमारी आर्टरीज फ्लेक्सिबल हैं, वो मूव करवा रही हैं अपने अंदर ब्लड को। अगर वो सख्त हो गई तो अपने अंदर से ब्लड को मूव नहीं करा सकती। सेकेंड इज़ एथीरोस्क्लेरोसिस। तो इन दोनों का डिफरेंस आपको पता होना चाहिए। एथीरोस्क्लेरोसिस में क्या होता है, कोई कोलेस्ट्रोल या कोई सख्त चीज़ क्या आके हमारी आर्टरीज में जमना शुरू हो जाती है। जब ये जम जाती है तो इसके अंदर से ब्लड का मूव करना मुश्किल हो जाता है और एज अ रिज़ल्ट हमें पेन होता है उस जगह पे। प्लक या प्लाक ये वो वर्ड है जब कोई बैरियर बन जाए। बैरियर किसका बन जाए, इसका कोलेस्ट्रॉल का। तो ये किस फॉर्म में हो सकता है, थ्रोम्बस की फॉर्म में भी हो सकता है, एम्बोलस की फॉर्म में भी हो सकता है। ये जो प्लाक है या ये जो डिपॉजिट है ये किस फॉर्म में है, थ्रोम्बस या एम्बोलस की फॉर्म में। थ्रोम्बस क्या है, थ्रोम्बस ऐसी चीज़ को बोलेंगे जो एक जगह पर रुका हुआ होगा, जो कहीं मूव नहीं कर रहा होगा। ठीक है, और एम्बोलस क्या है कि वो मूव करेगा। अब मिसाल के तौर पर थ्रोम्बस हमारे हाथ की किसी आर्टरी के अंदर मौजूद है तो क्या होगा कि हमारे हाथ को जो ब्लड सर्कुलेशन होगी वो मुश्किल होगी, हमारे हाथ में पेन रहेगा। एम्बोलस क्या करता है, ये पूरे ब्लड में मूव करता है, पूरी बॉडी में मूव करता है और किसी ऐसी जगह पे इसका स्टक होना हो सकता है जो हमारा वाइटल ऑर्गन हो, जैसे कि ब्रेन में जाके स्टक हो जाए। अगर ये अनफॉर्चुनेटली अगर ये ब्रेन में जाकर स्टक हो गया तो हमारे ब्रेन वो वाला काम करना छोड़ देगा जो उसका काम है, जो उस हिस्से का काम है। जैसे आपके ब्रेन का फ्रंट पोर्शन है, मिडल पोर्शन है, बैक पोर्शन है, तो जिस जगह पे जिस हिस्से में जाके ये रुकेगा ब्रेन जो बॉडी का फंक्शन उस हिस्से में परफॉर्म कर रहा होगा वो उस बॉडी का फंक्शन करना रोक देगा क्योंकि उसको ब्लड नहीं मिल रहा, ऑक्सीजन नहीं मिल रही। तो बेसिकली इससे ही हेमोरेज हो सकता है और ब्लड जो है वो सर्कुलेशन ख़त्म हो सकती है और वो पार्ट जो है वो बिल्कुल डेड हो सकता है। अब यहाँ पर एथीरोस्क्लेरोसिस एंड आर्टरियोस्क्लेरोसिस में फ़र्क वाज़ेह है। आर्टरियोस्क्लेरोसिस में देखें सख्त हो गई है और ब्लड का फ्लो जो है वो मुश्किल हो रहा है जाना। एथीरोस्क्लेरोसिस में देखें कोई प्लाक जमा हो गया है, कोई कोलेस्ट्रॉल अगर ज़्यादा है बॉडी में तो वो इस जगह पर जमा हो गया जिसकी वजह से ब्लड अब बहुत तंग जगह से गुजर रहा है तो ये पेन कॉज कर सकता है। नेक्स्ट डिजीज इज मायोकार्डियल इन्फेक्शन। स्टूडेंट्स, इन्फेक्शन और इन्फेक्शन दो अलग चीज़ें हैं। इन्फेक्शन वहाँ पर होते हैं जैसे आपको कोई छाला निकल आया है, कहीं से पस बनना शुरू हो गई है। इन्फेक्शन वो पार्ट है जब आपके हार्ट के मसल्स या कोई भी बॉडी का पार्ट जब उसके ऊपर उसको कोई फूड नहीं मिलता तो वो इन रिस्पॉन्स टू दैट एक्शन अपने सेल्स छोड़ना शुरू कर देता है और वो सेल्स कहाँ पर जमा होना शुरू हो जाते हैं, पूरे ब्लड के अंदर जाना शुरू कर देते हैं। और फिर जब हम हॉस्पिटल जाते हैं तो हॉस्पिटल वाले जस्ट हमारा ब्लड सैंपल लेते हैं और अगर उसके अंदर कुछ हार्ट के सेल्स अवेलेबल हों तो उन्हें पता चल जाता है कि इस बंदे को हार्ट अटैक हुआ था
क्योंकि उस हार्ट के कुछ मसल्स हमारे ब्लड के अंदर ट्रैवल करते हैं। जनरली तो हार्ट के मसल्स का ब्लड के अंदर कोई काम नहीं है ना, लेकिन जैसे ही हार्ट अटैक होता है, हार्ट के कुछ सेल्स बॉडी के अंदर जो है वो कमज़ोर होकर गिरना शुरू कर देते हैं, और इसको हम इन्फेक्शन बोलते हैं। इन्फेक्शन आपको तब होता है जब आपको कोई बैक्टीरिया, कोई वायरस आकर लगा है और आप उससे इन्फेक्ट हो गए हैं। इन्फेक्शन वो केस है जहाँ पे आपकी बॉडी के अपने सेल्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, आपके हार्ट के सेल्स पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाए। ठीक है, अच्छा, ये हार्ट अटैक होता कब है? जब सप्लाई नहीं मिलती, हार्ट के अपने मसल्स को सप्लाई नहीं मिलती। मायो मसल्स को बोलते हैं कार्डियल हार्ट के, यानी हार्ट के अपने मसल्स को जब ऑक्सीजन की सप्लाई नहीं मिलती तो एज अ रिजल्ट वो डेड हो जाते हैं। जब वो डेड हो जाते हैं तो वो पूरी बॉडी में डिस्ट्रीब्यूट होना शुरू हो जाते हैं, दैट इज़ इन्फेक्शन। ट्रीटमेंट क्या है? हम इस जो क्लॉट है इसको डिज़ोल्व करने के लिए कुछ ऐसे एंजाइम्स, कुछ ऐसी दवाइयाँ देते हैं ताकि वो क्लॉट डिज़ोल्व हो जाए, वो क्लॉट वहाँ से हट जाए। कोरोनरी बाईपास भी इसकी एक ट्रीटमेंट है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। एंजियोप्लास्टी भी इसकी एक ट्रीटमेंट है, ये भी हम आगे डिस्कस करते हैं। इसको मैं इसलिए इधर छोड़ी हूँ क्योंकि हम नेक्स्ट स्लाइड पे इसको डिस्कस करने लगे हैं डिटेल में। एंजाइना क्या है? एंजाइना बेसिकली पेन को और डिस्कम्फर्ट को बोलते हैं जो आपके हार्ट में होता है। ये किस वजह से होता है? कोई स्ट्रेस लें आप, या कोई भी आपकी बॉडी के ऊपर एक्सर्शन हो, इस वजह से हो सकता है। और ये कोई एक डिजीज़ नहीं है, ये सिम्टम है। आपके दिल में दर्द पड़ रहा है, मीन्स आप स्ट्रेस में अपने स्ट्रेस को रिलीज़ करें एंड यू विल गेट सम मोर रिलीफ। ओके, अच्छा, इसको हम यहीं पर डिस्कस कर लेते हैं। सॉरी, ये एक आसान सा वो है, इसमें कोई मुश्किल की बात नहीं है। देखें, बाईपास क्या है? कोरोनरी बाईपास। बाईपास का मतलब ये है, अगर मैं आपके सामने एक लाइन ड्रॉ करूँ, let me select a pointer first. Why can't select it? Okay, तो ये अब जैसे लेट्स सपोज ये एक मेन ब्लड वेसल है, ठीक है, सॉरी, ये एक मेन ब्लड वेसल है। इस ब्लड वेसल पे यहाँ पर कोई चीज़ आकर अटक गई है। तो यहाँ पे कोई चीज़ आकर अटक गई है तो ब्लड यहाँ से फ्लो नहीं कर पाएगा। जो डॉक्टर्स हैं वो क्या करेंगे? वो यहाँ से एक हिस्सा उतारेंगे और ये यहाँ से ब्लड का फ्लो बना देंगे इस जगह से। अब ब्लड क्या करेगा? बजाय इधर से सीधा सीधा जाने के इस जगह से ट्रैवल करेगा। इसको हम बोलते हैं बाईपास। जस्ट लाइक द रोड्स, अक्सर रोड पे आपको बाईपास नज़र आता है, बिल्कुल उस रोड की तरह बाईपास बन रहा है कि अब ब्लड इस डायरेक्शन में फ्लो ना करे बल्कि वो इस ऊपर वाली डायरेक्शन से होकर अपनी जगह पर जाए। आपको इधर हार्ट में भी कुछ इस तरह के बाईपास लगे हुए जो है वो स्टंट्स नज़र आ रहे हैं। डायरेक्ट फ्लो करने बजाने के बजाय देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक एक उन्होंने बना दिया। ठीक है, इसका बेसिक रीज़न ही ये है कि जो ब्लड है वो फ्लो करता रहे। और ये बाईपास एक सर्जरी है, बेसिकली ये ओपन हार्ट सर्जरी है जिसमें हम जो वो इस तरह के बाईपासेस हार्ट को दे देते हैं ताकि वो ईजिली ट्रैवल कर सकें ब्लड उसके अंदर। अच्छा, नेक्स्ट हमारे पास क्या है? एंजियोप्लास्टी। प्लास्टी एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसके थ्रू हार्ट की जो वेसल्स हैं उसको थोड़ा वाइडन कर दिया जाता है या आर्टरीज को थोड़ा खोल दिया जाता है। खोला कैसे जाता है? आपको अंदर ना ये एक प्लास्टिक की एक चीज़ बनी हुई नज़र आ रही होगी। ये बहुत तंग होती है, पतली होती है, ठीक है, इस तरह से बहुत पतली होती है, बारीक होती है, इस तरह से एक लाइन होती है। जस्ट इस लाइन को कैथेटर के ऊपर लगाकर इस जगह पर इंसर्ट कर दिया जाता है और पीछे से इसको हवा दी जाती है। जैसे ही इसके अंदर हवा आएगी तो ये थोड़ा सा खुल जाएगा, बिल्कुल इस तरह से जैसे ये जाली अभी खुली हुई है। जब ये खुल जाएगा तो ये इसी हालत में मौजूद रहेगा। आप देखें ये जाली नुमा है, इसके अंदर से ब्लड भी ट्रैवल कर सकता है और इसने हार्ट की वेसल को खोल भी दिया है। ठीक हो गया। अब जब हार्ट की वेसल तंग थी पहले, उसके अंदर ब्लड फ्लो नहीं कर सकता था, अब क्योंकि हार्ट की वेसल खुल चुकी है तो इसके अंदर से ईजिली अब ब्लड ट्रैवल कर लेगा। ठीक है, ये जो खुलती है ना ये इरिवर्सिबल है, यानी एक बार ये खुल गई तो वापस बंद नहीं होगी। इसकी शेप इस तरह की बन जाती है कि वापस बंद नहीं होती। दैट्स वाई साइंटिस्ट क्या करते हैं, डॉक्टर्स क्या करते हैं, वो इस तरह एक इंसर्ट करते हैं प्लास्टिक और इस प्रोसेस को हम एंजियोप्लास्टी बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, दैट इज़ हार्मफुल इफेक्ट्स ऑफ स्मोकिंग। तो डियर स्टूडेंट्स, स्मोकिंग ना सिर्फ हार्ट के लिए बल्कि ऑल ओवर द बॉडी जो है इसके बहुत ज़्यादा हज़ार्डियस इफेक्ट्स हैं। अब सबसे पहले हम देखेंगे कि इसका हार्ट के ऊपर क्या इफेक्ट है, क्योंकि बेसिकली हम हार्ट का चैप्टर पढ़े हैं तो हमने हार्ट में देखना है। तो सबसे पहला क्या है कि जो आपको यहाँ पर कुछ आयोटा से निकलती है आर्टरीज नज़र आ रही हैं, इनको तंग कर देता है, नैरो कर देता है। जब ये नैरो हो जाएंगी तो हार्ट की जो सर्कुलेशन है वो पूरी बॉडी तक अच्छे से नहीं पहुँच सकेगी। इसी तरह से जो ब्लड फ्लो है वो ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। ठीक है, फिर जब ये ब्लड फ्लो आगे की तरफ कम होगा तो पीछे प्रेशर डेवलप होगा ना इस जगह पे। जब यहाँ पे प्रेशर होगा तो बैलून लाइक स्ट्रक्चर बनने की कोशिश करेगा, तो इसकी फ्लेक्सिबिलिटी भी इफेक्ट आएगा और ब्लड फ्लो भी कम हो जाएगा। ठीक, अच्छा, अब हम इसके अंदर कंपोनेंट्स को देखते हैं कि जो इसके अंदर कंपोनेंट्स हैं वो कैसे इफेक्ट करते हैं। नंबर 1 इज़ निकोटीन। निकोटीन एडिक्टिव इन नेचर है। जब आप एक बार लेते हैं, 2 बार लेते हैं, उसके बाद आपका बार बार दिल करता है। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग जो कि
एडिक्टिव हैं, जो जिनको नशे की आदत होती है, वो उस नशे के बगैर नहीं रह सकते, जस्ट बिकॉज कि वो एडिक्टिव इन नेचर होता है, आप उसके बगैर नहीं रह सकते। कुछ ऐसी मेडिसिन जैसा कि नींद की गोलियाँ, इनमें भी कुछ एडिक्शन होती है ताकि आपको फिर उनके बगैर नींद नहीं आती। ठीक, तो एडिक्टिव है, ब्लड प्रेशर को इंक्रीज़ करती है और हार्ट रेट को भी इंक्रीज़ करती है, इसलिए ऐसे लोग जो निकोटीन के एडिक्टिव होंगे उन्हें गुस्सा बहुत जल्दी आएगा। इस तरह से जो स्मोकिंग करते हैं उनको भी गुस्सा बहुत जल्दी आता है। ठीक है, तो अब हार्ट क्या करेगा, ज़्यादा काम करने की कोशिश करेगा, दिल की धड़कन बहुत तेज़ होगी, जिसकी वजह से हार्ट के ऊपर इफेक्ट आएगा। इसी स्मोकिंग के अंदर होती है एक गैस जिसे हम बोलते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड। कभी आपने आधी जलती हुई लकड़ी के सामने कभी मुंह किया हो तो आपको बहुत बेहतर अंदाज़ा होगा कि हम उस लकड़ी का सांस अपने अंदर नहीं लेके जा सकते, वो बहुत हज़ार्डियस, बहुत केमिकल होती है। स्मोक क्या करता है, जो स्मोकिंग है, जो सिगरेट है, वो क्या करता है, वो हमारे अंदर बहुत स्लोली जो है वो कार्बन मोनोऑक्साइड डालता है, और कार्बन मोनोऑक्साइड के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं हमारी बॉडी के अंदर। ये एक पॉइजनस गैस है और ये क्या करती है, ये रेड ब्लड सेल से ऑक्सीजन को खींच लेती है। ठीक, नेक्स्ट हमारे पास है स्मोकर्स के लिए जो हार्ट अटैक्स के रिस्क हैं, या ओवरऑल हार्ट की हेल्थ है, वो 2 टाइम ज़्यादा डेंजरस होती है देन नॉन स्मोकर्स। इसी तरह से इनका जो हार्ट अटैक का या स्ट्रोक का जो रिस्क है वो 2 टाइम ज़्यादा है देन नॉन स्मोकर्स। सो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ तक था हमारा चैप्टर, एंड इन द नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह वी विल बी गोइंग टू स्टार्ट द एक्सरसाइज, द शॉर्ट लॉन्ग क्वेश्चंस एंड MCQs. Stay connected. Allah Hafiz.